नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2.0 बोर्ड क्लासेस। तो कल हमने एक वीडियो के अंदर बात की थी कि हमने पढ़ा था आबंध कैसे बनते हैं, द्विबंध, त्रिबंध, और जो कार्बन के गुण होते हैं उसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, और 4 ही वो संयोजकता होती है, वो जो क्या होती है वो श्रृंखलन के रूप में काम करती है। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी जो प्रकृति, यानी वो सब जगह विद्यमान है और चारों ओर वो क्या होता है, फैलता है। और जब वो चारों ओर फैलता है तो कैसे फैलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ, रसायन शास्त्रों द्वारा सूत्र सहित जितने भी कार्बन के यौगिक है ना, उनके बारे में एक सर्वे किया गया, उनकी गणना की गई जो 3 मिलियन से 3 मिलियन तक पाई गई। अब देख लो कार्बन कितना बड़ा है, यानी कार्बन से संबंधित जो यौगिक बने हुए हैं उनकी संरचना सहित अगर गणना की गई वो 3 मिलियन तक थी। तो आप सोच लो कार्बन कितना बड़ा है। कार्बन क्या करता है, कार्बन के अंदर एक गुण होता है, उसके अंदर संकलन का गुण होता है। क्या होता है, संकलन का गुण होता है। वो गुण क्या होता है, जब कार्बन कार्बन आपस में आबंध बनाते हैं। लाल कलर का मार्कर है, पीछे वाले वीडियो में भी सही नहीं चला था, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, जो ये क्या है, जो कार्बन कार्बन में जो ये ऐसे श्रृंखलन का गुण है तथा ये अन्य परमाणुओं के साथ जो आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। जैसे मैंने कल बताया था, ऐसे हाइड्रोजन वगैरह इसके अंदर जोड़ जाते हैं ऐसे। तो ये क्या करता है, ये आगे से आगे यूं चलता ही रहता है यूं। ठीक है ना, तो ये अद्वितीय क्षमता होती है जिसमें बड़े संख्या में क्या बनते हैं, ऐसे अणु बनते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं, संकलन का गुण कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से H हटाऊं ना, तो इधर भी ये शाखाएं अपनी शाखाएं बनाना स्टार्ट कर देगा यूं। ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे अपन, श्रृंखलन का गुण कहेंगे। क्या क्या कहेंगे, इसे श्रृंखलन का गुण कहेंगे। यानी कि सीधी परिभाषा इसकी ये है कि कार्बन क्या है, कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ अन्य परमाणु से आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 चीज आती है हमारे पास। क्या आती है, एक संतृप्त यौगिक क्या होता है, असंतृप्त यौगिक क्या होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच अगर एक ही बंध है, एक ही आबंध है, तो वो क्या है, संतृप्त यौगिक के। अगर 2 या त्रिबंध है, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड होता है। ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन के बीच 1 बॉन्ड है तो वो क्या, संतृप्त यौगिक है, और 2 या 3 बॉन्ड है वो क्या है, असंतृप्त यौगिक है। अगर मैं इनको सीधा सीधा लिखूं, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, संतृप्त यौगिक। क्या लिखता हूँ, संतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक में किसे बोलूंगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, 1 बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 बॉन्ड होना चाहिए। अगर इससे कोई यौगिक बनता है तो वो क्या है, संतृप्त यौगिक है। क्या है वो, संतृप्त यौगिक है। क्या है, संतृप्त यौगिक है। यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर 1 बॉन्ड लगाया जाता है वो क्या है, संतृप्त यौगिक है। और असंतृप्त यौगिक क्या है, असंतृप्त यौगिक क्या है, असंतृप्त ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 या कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो। क्या, कार्बन कार्बन के बीच में 2 या कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो। इधर शायद आपके फॉक्स पड़ रहा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लो। ठीक है, क्या हो, 3 बॉन्ड। तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, मार्कर कहाँ रख दिया, ये रहा। ठीक है, तो संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक समझ गए। संतृप्त यौगिक क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड हो तो वो संतृप्त यौगिक है, और कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 बॉन्ड हो तो वो क्या है, असंतृप्त यौगिक है। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो है क्या, जब कार्बन कार्बन के बीच में आपस में ये बॉन्ड बनते हैं, ये क्या 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 होते हैं, प्रबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रबल बॉन्ड होते हैं। यानी कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ, किताब में ये लिखा हुआ, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं।
ठीक है। मतलब क्या है, अब देखो इस किताब के अंदर ये बताया, जो अभी मैंने संकलन का गुण बताया था ना, संकलन का गुण, उसके बारे में संकलन का गुण कब बनेगा, जब ये संतृप्त और असंतृप्त यौगिक होंगे, तभी तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लगेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ऐसे श्रृंखलाएं बनी तो उसमें जो होगा वो कैसे होगा। अब देखो, ठीक है, अब जो कार्बन अन्य तत्वों के साथ जो बंध बनेगा, जैसे ये बंध बना दिया अन्य तत्वों के साथ, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये ठीक है, ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, ये अत्यंत प्रबल और अतिशय रूप से ये क्या होते हैं, स्थायी बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसको कोई हटा नहीं सकता यहाँ से। ये स्थायी बॉन्ड होते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, इनका आकार जो क्या होता है, छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और सहभागी युग्मों से नाभिक की ये जो परमाणु जो होते हैं, उनके नाभिक क्या होते हैं, मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने श्रृंखलन का गुण और संतृप्त या असंतृप्त यौगिक पढ़ा था, जो श्रृंखलन का गुण पढ़ा था, वो श्रृंखलाएं कैसी होती है, ठीक है ना, वो श्रृंखलाएं कैसी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में ना जो श्रृंखलाएं होती हैं, तो उनके कुछ नाम भी होते हैं। क्या होते हैं, नाम भी होते हैं। अब देखो होता क्या है, जो श्रृंखलाएं होती है, जैसे मैंने ये सी लिख दिया, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर एच लगा दूंगा। ये सारे में एक बॉन्ड एक नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, ठीक है। अब तो एक बॉन्ड है यहाँ, ठीक है। अगर मैं इनकी आणविक संरचना बनाऊं तो कैसे बनेगी, ये एक, ये दो, ये कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, ये 3, ये 4 हो गए, और इस वाले कार्बन के ये 4 हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ H लिखूंगा तो ये H का एक बना दिया, यहाँ H लिखूंगा तो यहाँ H का एक बना दिया, यहाँ H लिखूंगा तो यहाँ H का एक बना दिया, यहाँ H लिखूंगा तो H का ये बन गया, यहाँ H लिखूंगा तो H का ये बन गया, और यहाँ लिखूंगा तो इसका ये बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो कार्बन के देखो ये अष्टक हो गए पूरे, उसके बाद इस कार्बन के अष्टक हो गए पूरे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से ये अष्टक हो गए पूरे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन का जो एक बंद होता है उसको मैं क्या कर दूंगा, पूरा कर दूँ। ये क्या हो गई, आणविक संरचना हो गई। तो ये जैसे एक बॉन्ड बनते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं इनको, एल्केन कहते हैं। अब जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बनेंगे, ये 2 बॉन्ड हो गए कार्बन के बीच, ठीक है। अब ये 2 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड में क्या है, एल्केन। जब 2 बॉन्ड बनते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन। 2 कीन मतलब एल्कीन। और जिसके अंदर 3 बॉन्ड बनते हैं, ये से 3 बॉन्ड बन गए, इनको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एल्काइन। क्या कहते हैं इनको, एल्काइन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समझने की चीज क्या है, इसमें समझने की चीज है, ये जो है ना एल्केन, तो जो भी नाम आएगा, अभी मैंने आपको नाम नहीं बताया, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, इस जैसे सिंगल बॉन्ड आ गए उसके अंदर क्या लगेगा, एन लगेगा। इसमें डबल बॉन्ड आ गए तो इसके अंदर इन लगेगा, और इसके अंदर आ गए तो आइन लगेगा। क्या लगेगा, आइन लगेगा। अब ध्यान रखना, अब मैं बताऊंगा आपको नाम, ठीक है। जो कार्बन के जो यौगिक बनते हैं उसमें कार्बन की संख्या के ऊपर क्या होते हैं, नाम होते हैं, जो आपकी किताब में दिए गए। ये एन, इन और आइन आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ नाम, और पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर किसी में एक कार्बन है, यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ कितने हो गए, ये 3 हो गए, यहाँ कितने हो गए, ये 4 हो गए, यहाँ कितने हो गए, ये 5 हो गए, कितने हो गए, 4 और 1 5, और यहाँ कितने हो गए, ये 6 हो गए, कितने हो गए, ये 6 हो गए। अब इन सब के नाम क्या, जिसमें एक कार्बन होगा उसका नाम क्या होगा, मैथ होगा। क्या होगा, मैथ। इसका होगा एथ, इसका होगा प्रोप। क्या होगा,
प्रोप, इसका होगा क्या ब्यूट, इसका होगा पेंट, क्या होगा, और इसका जो होगा वो क्या होगा हेक्स। ठीक है, क्या क्या होगा हेक्स। अब आपको पता है सभी के इसके अंदर क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा ऊपर नीचे। अगर मैं इसके नीचे, अगर ये एक बॉन्ड अगर मैं इस प्रोप की बात करूं, किसकी, अगर मैं यहाँ प्रोप की बात करूं, अगर प्रोप में एक बॉन्ड है, क्या है, प्रोप में एक बॉन्ड है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया मेरा। ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ पे एक बॉन्ड है, प्रोप है, क्या है, प्रोप है, एक बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा। जैसे मैं इसका यहाँ बना लेता हूँ, ये देखो, अब सबके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पे नाम क्या होगा बताओ। मैंने अभी बताया था एल्केन हो गया, क्या होगा, एल्केन हो गया। तो पीछे क्या आएगा, एन आएगा, तो क्या होगा, प्रोप प्लस एन, क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन। अगर मैं यहाँ से एक एच हटाऊं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो क्या आएगा, इन आएगा, तो क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक एच और हटाऊं और यहाँ पे 3 बॉन्ड लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोपाइन आएगा, प्रोपाइन। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो सब ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सीधी सीधी थी। एक बॉन्ड हो तो प्रोपेन, 2 बॉन्ड आ जाए प्रोपिन, और 3 बॉन्ड आ जाए तो प्रोपाइन। लेकिन ये तो चीज समझ में आ गई, लेकिन कार्बन की कुछ क्या चक्रीय संरचनाएं भी चलती है। अब आप बोलोगे चक्रीय संरचनाएं क्या होती है। चक्रीय संरचनाएं से पहले हम एक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चक्रीय संरचनाएं से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक देखो, अब जब कार्बन के शाखाओं श्रृंखला की बात की थी तो जरूरी थोड़ी कार्बन की श्रृंखला सीधी सीधी चलेगी। कार्बन की जो श्रृंखला है वो अपने शाखाओं में भी बन सकती है। अगर मैं ब्यूट की बात करूं तो ये देखो, ये 3, अगर मैं ये तीसरा भी नहीं लगाऊं और इसके ऊपर ये सी लगा दूं और ऐसे सी लगा दूं, ये देखो, एक सी के ऊपर क्या आ गए, 2 कार्बन आ गए। यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ था, इसके पीछे एक था, लेकिन 2 क्या हो गया, आगे एक साथ जुड़ गए। आगे क्या हो गया, 2 एक साथ जुड़ गए। अब देखो, अब मैं इसके क्या करता हूँ, ये 2 बॉन्ड हो गए, ये 3 बॉन्ड हो गए, और ये क्या हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। इसके 4 हो गए, ऐसे कैसे, इसके भी 4 जोड़ने पड़े। ये देखो, ये 4 जुड़ गए, इसके 2 है तो इसके एक ही जोड़ेगा, ये 4 हो गए और इसके 3 जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये क्या होगा, शाखाओं के अंदर बन गया। ये क्या हो गया, ये शाखाओं के अंदर बन गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर ऐसी कोई संरचना आ जाए उसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयन। यानी क्या, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, संरचनात्मक समावयन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये है क्या। इसका मतलब ये है कि नाम जो है ना, इसका नाम भी क्या है, ब्यूटेन ही है, क्योंकि सब देखो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है। मतलब समान आणविक सूत्र हो लेकिन संरचनाएं क्या हो, विभिन्न हो। जैसे इसका ये क्या, ये ब्यूटेन की अगर संरचना में सीधी सीधी बनाओ तो ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे बनेगी। तो अब देखो, जब संरचना ऐसे बनती है, क्या बनती है, संरचना ऐसे बनती है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ब्यूटेन है। क्या है ये ब्यूटेन है। ये भी क्या है, ब्यूटेन है। ये भी क्या है, ब्यूटेन है। लेकिन फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक सी से क्या दो सी जुड़ गए, लेकिन यहाँ क्या सब में एक है। मतलब क्या है, इनका मतलब ये जो आणविक सूत्र है ना इनके, वो क्या है, सेम है। अगर मैं इनका आणविक फॉर्मूला बनाना चाहूँ, आणविक सूत्र कैसे, यहाँ सी कितने हैं, 4 है, एच कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 है। तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ H10। ठीक है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने हैं, C4H10 है। तो ये देखो, ये दोनों सूत्र देखो सेम एक नहीं है, लेकिन इनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर देखो, इनका अलग अलग एक नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे,
संरचनात्मक समावयन बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समावयन। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, कार्बन जो होता है ना वो चक्रीय संरचना में भी होता है। कैसा होता है? अब आप बोलोगे ये चक्रीय संरचनाएं क्या होती है? अगर मैं हेक्सेन को लूं, ये हेक्स 6 को अगर मैं लूं तो ये सी में यूं जोड़ देता हूं, ठीक है, ये जुड़ गया सी, ठीक है। अब ये देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या हो गई? चक्रीय संरचना हो गई ना, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगाना? एच लगाना, ये लिख दिया हमने एच। अब ध्यान रखना इसके अंदर एच कितने आएंगे वो ध्यान रखना। ये सब के साथ एक एक सी हो गया, मतलब यहाँ एक कम पड़ रहा है, यहाँ भी सब में क्या हो रहा है? एक कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये इसकी क्या होगी? चक्रीय संरचना भी एक नहीं है। क्या आप अगर आप देख पा रहे हैं ये क्या कार्बन की क्या है? चक्रीय संरचना है। क्या है? चक्रीय संरचना है, ठीक है। इसको साइक्लो हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइक्लो हेक्सेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आती है, ये जो श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बेंजीन की श्रृंखला बनाए, वो भी कैसे बनेगी? वो भी कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी। अब ये क्या है? ये बेंजीन। अब बेंजीन है जो आप बनाओगे कैसे? तो ये क्या करना? एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड लगाना। ये लो, ये बॉन्ड लगे, एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड लगे। अब यहाँ पे एक एच की कमी है, यहाँ भी एक एच की कमी है, यहाँ भी एक एच की कमी है, यहाँ भी एक एच की कमी है, इधर भी एक एच की कमी है, इधर भी क्या हो गया? एक एच की क्या है? कमी है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई। ये क्या? बेंजीन है। तो ये भी क्या है? चक्रीय संरचना। ये क्या है? चक्रीय संरचना है। तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब कार्बन ये बोल रहा है कि आप मेरे से दोस्ती करोगे, तो उसके अंदर जो कार्बन है वो कहना किया जाता है। कार्बन ये कहता है कि कोई भी अगर तत्व मेरे से दोस्ती करेगा तो हाइड्रोजन को क्या है? वो प्रतिस्थापित कर देगा, यानी क्या? हाइड्रोजन को अपनी जगह से वो क्या करेगा? हटा देगा। क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को जो वो अपनी जगह से क्या करेगा? हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? विषम परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम परमाणु बोलेंगे, ठीक है। तो विषम परमाणु वे प्रक्रियात्मक समूह है, समूह जिनमें वह उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति के ऊपर क्या करते हैं? निर्भर नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे जितनी भी आप श्रृंखला बनाओगे वो आप कितनी बड़ी बनाओ, लेकिन लास्ट में जो है वो आ जाएंगे। अब वो होते क्या? वो देखो, या तो वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। उसके बाद में देखो क्या हो सकता है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ये बड़ी डिटेल से आपको समझाना पड़ेगा, याद करवाना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये क्लोरीन और क्या लिख दिया? ब्रोमीन, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा? ये आगे डैश है, इसका मतलब देख लेना इधर कार्बन जोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं ये लिख लेता हूँ OH। क्या? OH लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं कैसे C बनाता हूँ, कार्बन बना दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया? O लिख दिया, ठीक है। ऐसा कैसा मैं यहाँ C बना देता हूँ, नीचे क्या लिख दिया? इसके O लिख दिया, ठीक है। एक मैंने यहाँ C बनाया, इसके ऊपर O लिख दिया, इधर OH लिख दिया, और इधर क्या कर दिया? ये मैंने आगे इधर क्या है? कार्बन जोड़ते जाएंगे। तो इसका जो नाम आएगा क्लोरीन और ब्रोमीन का, वो कैसे आएगा? मतलब जो नाम आएगा ना उससे आगे क्या आएगा? क्लोरो या ब्रोमो आएगा। क्या आएगा? क्लोरो या ब्रोमो। अब आप बोलोगे ये कैसे आएगा? जैसे हमने प्रोपेन पढ़ा था, तो क्लोरो प्रोपेन या ब्रोमो प्रोपेन ऐसे आ जाएगा। ये क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। ये क्या है?
एल्कोहल, क्या ये एल्कोहल है, क्या ये एल्कोहल है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे नाम में क्या आएगा, तो इसका जो नाम आएगा मैं आगे बताऊंगा, पहले शब्द का नाम लिख लेता हूं। आगे क्या एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम कीटोन है, क्या है कीटोन, क्या है कीटोन है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अब आप कहोगे इसका जो नाम आएगा वो कैसे जोड़ेगा। ठीक है, जो इसका जो नाम है, जो नाम की पद्धति है ना, मैं उनके साथ बताता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, एल्कोहल लिखा, तो जो नाम के पीछे ये नाम के आगे आएंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, ये क्या आएगा, नाम के पीछे आएगा एल्कोहल। ठीक है, अच्छा एल्कोहल होता है ये। ठीक है, तो नाम के पीछे क्या लगेगा, ऑल लगेगा, क्या लगेगा, ऑल लगेगा। ठीक है, होल ऑल, होल एल्कोहल, ऑल एल्कोहल, ऑल, ये एल्डिहाइड है, इसके पीछे क्या लगेगा, एल लगेगा, क्या लगेगा, एल लगेगा, ये ऐसे एल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, एल लगेगा। ठीक है, अब जो ये कीटोन है, कीटोन के पीछे क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, ओइक लगेगा, ओइक, क्या ओइक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो जैसे प्रोपेन है, ठीक है, तो ये अगर ये यहाँ पे ये सी वगैरह जोड़ के अगर प्रोपेन बनेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि ऑल जुड़ गया ना, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइन, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ये क्या है, ये नाम की पद्धति है, क्या है, ये नाम की पद्धति है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप एक बार किताब पढ़ लेना, उसके अंदर परमाणु द्रव्यमान वगैरह जो कुछ लिखा हुआ है, जो समझाने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो क्या है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में जो क्या है, जो अपने आप में एक क्या है, अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। और ये इधर लिखा हुआ क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया है, जो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखना, साथ में कॉपी पेन और किताब लेके बैठना, जैसा मैंने बनाया वैसा हाथों हाथ बनाना, जैसा मैंने बोला वैसा बोलना, तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।